Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 12 sociology book number 2. The name of chapter is structural change. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो सोसाइटी के अंदर आते हैं जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्न होती है। तो आइए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। देखो, इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। कॉलोनी मीन्स जिस देश के ऊपर राज हो रहा है, कॉलोनियल जो राज कर रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म सिंपली मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। तो जब एक ताकतवर देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करे, दैट इज जनरली टू बी कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म। इन अदर वर्ड, अ डेवलपिंग कंट्री इज रूल्ड बाय अ डेवलप्ड कंट्री। एग्जाम्पल, वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म ब्रिटिशर्स का था, मोर देन 200 ईयर इंडिया के ऊपर है ना, जिससे हमारे देश पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा। प्री कॉलोनियल रूल इन्वेडर्स। अंग्रेज़ों के आने से पहले कौन थे? इन्वेडर्स थे इंडिया के अंदर, जो बाहर से आए थे, अफगान्स हो गए वो सब। एंड रूलर्स वर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट बट डिड नॉट इंटरफेयर विद द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम इन प्लेस। अंग्रेज़ों में और इन इन्वेडर्स में फ़र्क इतना था कि अंग्रेज़ों ने हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम में भी दखल दिया, पर ये इन्वेडर्स जो थे ये लूटते थे और अपने चले जाते थे। कहने का मतलब ये है, इन्होंने कभी भी सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में दखल देने की कोशिश नहीं की। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर अर्लियर रूल्स बिकॉज द चेंज इट ब्रॉट इट वर फॉर रीचिंग एंड डीप। तो देखो, जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ देखो, सईद आए, खिलजी आए, तुगलक आए, लोधी आए, मुग़ल आए, पर इन सब से जिसका ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा हमारे देश पे वो थे अंग्रेज़। इन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट किया, जितना ये कर सकते थे। तो द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर, उन सब से अलग था, और इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा। The policies of British rulers and the change in Indian society due to colonialism found a special place in its development। और जो भी अंग्रेज़ हमारे देश में पॉलिसी चलाते थे, मेनली देखो वो चलाते किस लिए थे? अपने डेवलपमेंट के लिए। उन्हें कभी भी इंडिया के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया वो भी उनके ओन पर्पज़ के लिए किया, जैसे रेलवे चलाई या सुएज़ कैनाल बनाई या एजुकेशन सिस्टम शुरू किया मैकाले वाला, वो सब किस लिए किया? ताकि उन्हें बेनिफिट पहुंच सके। उन्हें इंडियंस के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं था। चाहे ज़मींदारा चलाया या रैयतवारी, महलवारी सिस्टम, सब कुछ अपने लिए। इन इंडिया दे इस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 सन में आई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, 1664 में। इंडियन कंपनी एंड स्लोली टुक द पावर टू रूल। पहले तो व्यापार के उससे आए, और फिर धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 के बाद या 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट उन्होंने हमारे देश पे रूल करना शुरू कर दिया, और बंगाल उनका मेन गढ़ था जहाँ से वो सारा शासन व्यवस्था चलाते थे। न्यू लैंड ओनरशिप लॉज इंट्रोड्यूस। उन्होंने ज़मींदारा या नए ज़मीन से रिलेटेड कानून बनाए ताकि वो अपना होल्ड क्या कर सके? जमा सके, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ, क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो रूरल एरिया में रहती थी, और रूरल एरिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो ऑक्यूपेशन का ज़रिया होता है वो होता है एग्रीकल्चर। अब लैंड ओनरशिप एक्ट बना दिए गए, लॉज बना दिए गए, जिससे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। वाट क्रॉप्स टू बी ग्रोन वाज डिक्टेटेड। क्या क्रॉप उगानी चाहिए वो भी वही बताते थे। जनरली हमसे कैश क्रॉप उगाते थे, कमर्शियल क्रॉप, ताकि जो उनकी फैक्ट्रीज हैं उन्हें रॉ मटेरियल रेगुलरली सप्लाई होता रहे। हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट किया। द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड वाज अल्टर्ड। और साथ में उन्होंने प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के वे को भी बदला, ठीक है ना। जनरली उन्होंने हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स थे उनको ख़त्म किया। और कैसे ख़त्म किया? जनरली इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ अपना के हमारे माल पे हैवी टैक्सेस लगता था, जिससे वो महंगा हो जाता था, बिकता नहीं था, वरना हमारा हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में अपनी रेपो रखता था। टी प्लांटेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फॉरेस्ट एक्ट जो था, इससे लोगों पेस्ट्रोलिस्ट कौन से होते हैं? चरवाहे, जो जंगलों में या मतलब बड़े बड़े घास के मैदानों में अपने जानवरों को चराते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो
तो उनके जंगलों में जाने से रोका गया, मतलब चरवाहों को। तो वो अब बेचारे अपना जीवन कैसे चलाएंगे, है ना। और इसमें गुजरावल बकरावल जो कम्युनिटी है पैस्टोरलिस्ट जम्मू कश्मीर की, वो फेमस आ जाती है इसमें। वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस टू क्रिएट इंडियंस हु कुड असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई ताकि इंडियंस जो हैं वो उनके ऑफिसेज में जॉब कर सके। सर्टेन इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन एज इट कुड नॉट कम्पीट विद मशीन मेड ग्रुप्स फ्रॉम यूरोप। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी हमारे देश में जो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो यूरोप से सामान इंडिया के अंदर आ रहा था सस्ता, उससे कम्पीट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्ट पे कभी भी ना ड्यूटी नहीं लगाते थे। बट व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, जब तैयार माल फिनिश गुड हमारे देश से जाता था तो हैवी टैक्स लगता था, जिसके चलते हमारे प्रोडक्ट बिकते ही नहीं थे। ओल्ड अर्बन सेंटर्स डिक्लाइंड वाइल कोस्टल सिटीज़ वर डेवलप्ड। तो जो शहर थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और मेनली कोस्टल सिटीज़ डेवलप हुई, मतलब जो इलाके समुद्र से लगते थे। क्योंकि वहाँ से ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत आसान होता था। जैसे बंगाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज वाज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और इसका एक परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के अंदर राष्ट्र भावना की फीलिंग जागी और लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी ताकि अपने भारत देश को क्या कराया जा सके, आज़ाद कराया जा सके। इट लेड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल। और इसमें बहुत बड़े स्केल पे लोग एक साथ आए, लोगों ने अपने बलिदान भी दिए ताकि इस देश की आज़ादी को सुनिश्चित किया जा सके। मैनी साइडेड इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन सोसाइटी। अब देखो अंग्रेजी भाषा का हमारे देश पे ना दो फोल्ड इफेक्ट है। जैसे मान लो इसको अच्छा भी कह सकते हो और इसको बुरा भी कह सकते हो। बुरा इस तरह कह सकते हो कि इंसान अपनी संस्कृति को छोड़ के वेस्टर्नाइज बन रहा है, पर अच्छा इसलिए कह सकते हो आज के दौर की डिमांड ही यही है, ठीक है ना। तो वाइडली यूज़ होती है ये। एक तो हमारे देश में इंग्लिश लैंग्वेज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में भी इसका बहुत योगदान था क्योंकि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि देखो हमें पता है हमारे यहाँ ना रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन भाषा इंग्लिश का उपयोग किया जाता था, जिसका उपयोग किया गया नेशनलिस्ट फीलिंग को भी बढ़ावा देने के लिए। इट्स नॉलेज हैज़ गिवन इंडियंस एन एज ओवर अदर इन द जॉब मार्केट। और आज इंडियंस देखो जस्ट बिकॉज ऑफ, या उस वक्त भी अगर हम बात करें तो इंग्लिश भाषा को चुनने के स्वरूप आज भी आप देखो स्कूलों में लगभग कंपलसरी होता है इंग्लिश बोलना, कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइज्ड मार्केट के अंदर ये कंपलसरी भाषा है, आनी ही चाहिए। लिंक टू सोशल प्रेस्टीज एंड स्टेटस एंड समटाइम एबल। और जिस व्यक्ति पे अच्छी इंग्लिश आती है ना उसे अच्छा स्टेटस, अच्छा प्रेस्टीज मतलब सम्मान दिया जाता है ना। और फिर उस टाइम में कास्ट ओपिनियन ये सब मैटर नहीं करते अगर वो फ्लुएंटली इंग्लिश लैंग्वेज जानता है, मतलब कम्युनिकेशन का वे उसका फ्लुएंट है, अच्छा है। कैपिटलिस्ट टाइम। अब देखो आपको पता है हमारे यहाँ मेनली जो चलता था काम वो ये था कि देश में लोग जनरली सब्सिस्टेंस खेती करते थे, पर अंग्रेज आए उन्होंने हमारे यहाँ कैपिटलिज्म शुरू किया, पूंजीवादी लोग या पूंजीवाद शुरू किया, जिसमें क्या होता था जो मनी लैंडर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो एक्सप्लॉयटेशन करता था किसका, पीजेंट्स का, ठीक है ना, बाय चार्जिंग देम हैवी इंटरेस्ट रेट और बाय नॉट प्रोवाइडिंग देम देयर राइट्स। इन कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश colonialism, which was based on capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism। तो मेनली उन्होंने वही पॉलिसी शुरू करी या वही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था या वही व्यवस्था इंडिया के अंदर बनानी शुरू करी जिससे उनका मुनाफा बढ़ सके और कोई भी किसी भी तरीके का दखल उनके मामलों में ना दे सके। Every policy was geared towards the strengthening and expansion of British capitalism। और हर पॉलिसी जो भी उन्होंने इस देश में चलाई सिर्फ इसलिए चलाई थी ताकि उनका पूंजीवाद बढ़ सके, उनको मुनाफा हो सके। पूरे देश का हमारा स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया था सोसाइटी का। दे चेंज द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड बदले उन्होंने। पहले जैसे हम ज़मीन पे अपनी ज़मीन पे बोते थे, मेहनत करते थे, पर उन्होंने ज़मींदारा शुरू किया। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम 1793 है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने शुरू किया था। लैंड ओनरशिप लॉज वाज चेंज्ड।
दे इंटरफेयर वाट क्रॉप टू बी ग्रोन। अब देखो सब कुछ सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट तो हमसे परिवर्तित कर ही रहे थे, साथ में उन्होंने इस मामले में भी इंटरफेयर किया कि कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, मतलब कि और मेनली हमसे वो फसलें उगाते थे, उन फसलों पे के हमें ज़्यादा पैसे देते थे जो उनको चाहिए या उनकी फैक्ट्रीज को चाहिए। मेडल विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उन्होंने हमारे पर बात किया, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फेमस थी। बड़ी इंडस्ट्रीज तो उन्होंने हमारे यहाँ लगने ही नहीं दी, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जनरली कहाँ लगाते थे, ब्रिटेन में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडिया के अंदर हमने इंडस्ट्री लगाई उससे तो इंडियंस को रोज़गार मिल जाएगा, और उन्हें हमें रोज़गार थोड़ी देना था, उन्हें तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना था। अल्टर्ड द वे ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन के तरीके बदले, क्योंकि वो मॉडर्न इन मशीनों को, उन सब चीज़ों को लाए। प्रॉपर मार्केट चैनल्स डेवलप करें। एंटर्ड इनटू द फॉरेस्ट, ब्रॉट इन फॉरेस्ट, प्रिवेंट द लोकल ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पास किया, जिसके जरिए जो लोकल लोग थे वो जंगलों में नहीं जा सकते थे, ना ही उनको अधिकार था जंगलों के किसी भी चीज़ को छूने का या वहाँ से किसी भी चीज़ों को लेने का। और जब फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया उसके बाद उन्होंने डिफॉरेस्ट्रेशन शुरू किया, जंगलों की कटाई। क्यों? क्योंकि उन्हें टी प्लांटेशन करना था। अब टी प्लांटेशन करने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो तभी आएगी ना जब डिफॉरेस्ट्रेशन होगा। और आज तो इंडिया देखो कितने बड़े स्केल पे डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ। द फोर्सेस दैट लीड टू चेंजेस वर बोथ एटर्नल एंड इंटरनल। अब देखो परिवर्तन जो था वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से भी आया और इंटरनल फोर्सेस की वजह से भी आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारे देश में, या टैबूज ऐसे थे या नॉर्म्स ऐसे थे जिन्हें बदलने की भी ज़रूरत थी। जैसे सती प्रथा हो गई है ना, या और जो कास्ट सिस्टम हायरार्की और मॉडल था, उन सब चीज़ों को बदलने की भी ज़रूरत थी। तो कुछ चेंजेस इंडियन सोसाइटी के अंदर हुए, आइए उनको पढ़ते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस, एज यू नो दैट कि उन्होंने हमारे यहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था को भी पूरा बदला और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी वो हमारे देश के अंदर लेके आए। कल्चरल लॉज रूल्ड इंडियन सोसाइटी बट ब्रिटिश मेड लीगल कोड्स एंड रिटन लॉज इन प्लेस ऑफ लॉज बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस के जो लॉज थे उनको बदल के उन्होंने नियम कानून बनाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके अंतर्गत वो पॉलिटिकल व्यवस्था को भी बदल सके भारत की और अपना प्रभुत्व उसमें डाल सके। वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लीगल सिस्टम, आप जानते हो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री व्यवस्था है और लीगल सिस्टम है, मतलब कि लेजिस्लेचर है, पुलिस है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, एजुकेशन सिस्टम है, बिल्ट वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे मेनली बेस्ड है। वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड लाइक द ब्रिटिशर्स वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये पॉलिटिकल चेंज था। नाउ लेट अस सी सोशल एंड कल्चरल चेंज, वो क्या लाए। मैनी मॉडर्न आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन रीच्ड इंडिया थ्रू कॉलोनाइजेशन, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो, या बहुत सारे आइडियाज़ जैसे रेलवे या स्विस कैनाल, वो सब इंडिया के अंदर कैसे पहुंचा, कॉलोनाइजेशन के ज़रिए। आवर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिफॉर्म, आवर कल्चर ईटीसी, सब कुछ पे कॉलोनियलिज्म का फ़र्क पड़ा। बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश में ऐसी थी जो होती थी सोसाइटी के अंदर, पर उनके वे ऑफ लिविंग की वजह से अब वो मान्यताएं आज सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे डाइट एंड फूड मैनर, सेंस ऑफ ड्रेसिंग, आज सब क्या खा रहे, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, यही सब है ना, कॉर्न, गुड़, घी या ये सब खा रहा है। पचना भी भारी हो जाएगा आज के दौर में, तो गाँव के लोग तो फिर भी पचा लें, शहर वालों को दिक्कत है। डाइट एंड फूड मैनर्स एंड सेंस ऑफ ड्रेसिंग बदल के, पहले धोती कुर्ता साड़ी वो सब चलते थे, आज जीन्स पैंट टॉप ये सब है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज फ्रीडम नहीं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम है, सब कुछ है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस विच आर ब्रॉट इन टू अवर सोसाइटी। वी लव ब्रेड, ऑमलेट, कटलेट्स, ये सब आज हमें पसंद है। कोई नहीं मक्के की रोटी या उसका क्या नाम सरसों का साग खा रहा है या बाजरे की रोटी खा रहा है ना। मैनी स्कूल यूनिफॉर्म इंक्लूड नेक टाइज हैं बहुत से स्कूल यूनिफॉर्म में। वी प्रिफेयर टू लिसन वेस्टर्न म्यूजिक, आज हमें लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं। कास्ट सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है। देखो कास्ट सिस्टम तो चलो इक्वालिटी लाने के लिए ठीक चीज़ है, सती प्रथा ख़त्म हुई, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। मोर इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू रेशनल थिंकिंग, और आज के दौर में साइंटिफिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल चीज़ें। और इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू मेंटेन द साइंटिफिक टेम्पर। तो रेशनल थिंकिंग आज ज़्यादा प्रिफरेंस रखती है सोसाइटी के अंदर।
लैंग्वेज एंड प्रिफरेंस, इंग्लिश वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, इट्स इम्पैक्ट हैज़ बीन साइडेड। और भारत के अंदर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया, भारत के अंदर यूज़ की जाती है क्योंकि 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं मेंशन है। अब इतनी ज़्यादा लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, उन सबको अगर हमें एक्नॉलेज करना है तो इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर दैट। इट कंटिन्यू टू बी अ मार्क ऑफ प्रिविलेज्ड, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हैज़ ओपन द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और जनरली जिस व्यक्ति को इंग्लिश आती है अच्छी फ्लुएंट, वो इंडिया में भी रह के जॉब कर सकता है और दूसरे देश भी जा सकता है। बट नॉट नोइंग इंग्लिश इज़ अ डिसएडवांटेज, पर अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए डिसएडवांटेज पॉइंट होगा। आज आप देख लो, कहीं जॉब करने चले जाओ, दे जस्ट फर्स्ट चेक दैट द पर्सन नोज द इंग्लिश इन अ फ्लुएंट वे और नॉट in the job matter, as it has become an international language and English become an international language, so it is topmost priority that the individual must have the ability to speak fluently in English and also have the ability to understand it. It is disadvantage for those also who are traditionally deprived of access to formal education such as Dalits. तो उस टाइम आपको पता है ना, दलित्स के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, उनको वंचित रखा जाता था चीज़ों से, सोशल एक्सक्लूजन किया जाता था, जिसके चलते वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाए उस वक्त। आज तो वी ऑल आर इक्वल, आर्टिकल 14 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन, आर्टिकल 15, या आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ये सब चीज़ें आज हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, British colonialism, which was based on capitalist system, directly interfered to ensure greatest profit and benefit to British capitalism. तो अंग्रेज़ों का जो कॉलोनियलिज्म था, अंग्रेज़ों का जो शासन व्यवस्था थी, उसके अंदर हर चीज़ अंग्रेज़ों ने इस तरह की थी कि जिससे सारा फ़ायदा अंग्रेज़ी हुकूमत को, उनका कैपिटलिज्म, उनका पूंजीवाद बढ़े। एवरी पॉलिसी वाज गियर्ड टुवार्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। हर पॉलिसी जो भी उन्होंने चलाई वो किस लिए चलाई, ताकि ब्रिटिश कैपिटलिज्म ताकतवर बने और पूरे इंडिया के अंदर फैले। इट हैज़ चेंज द वेरी लॉ ऑफ द लैंड को बदला उन्होंने, कानून, ओनरशिप, डिसीजन ऑफ क्रॉप्स को बदला, है ना, कौन सी फसलें उगाई जाएगी, पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे अंग्रेज़, ताकि तभी तो। अच्छा देखो, अगर हमारे यहाँ उस टाइम यूनिटी होती ना और डिवीज़न ना होता, टैबूज ना होते, नॉर्म्स ना होते, तो इंडिया जो था वो बहुत ही पहले क्या हो चुका होता था, आज़ाद हो चुका होता। इंटरफियरिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उन्होंने हमारे दखल दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद किया। द ब्रिटिश लॉ इंटरफियर्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज चेंजिंग द मेथड ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके उन्होंने बदल दिए, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ मेनली जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो बाय हैंड होते थे, पर उन्होंने मशीनों से बने हुए गुड्स को ला के बेचा जो कि बहुत सस्ते थे और क्वालिटी भी बढ़िया थी, जिसके चलते क्या हुआ, उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट में अपना होल्ड जमा लिया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इनटू द फॉरेस्ट एरिया, इट क्लियर्ड ट्रीज, वो जंगलों को काटते थे प्लांटेशन क्रॉप उगाने के लिए। इट ब्रॉट इन फॉरेस्ट एक्ट दैट चेंज द लाइव्स, और फॉरेस्ट एक्ट के तहत क्या हुआ, लोगों के जीवन पे, ट्राइबल लोगों के जीवन पे, मेनली जो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड थे, उनका पूरा जीवन इन्होंने प्रभावित किया और उनको यूज़ किया उन्हीं की ज़मीन पे एज अ वर्कर के तौर पे। इतने चालाक थे ये ब्रिटिशर्स। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट दैट हैड बीन अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर देम, और उनको उन जंगलों में जाने से रोका जो उनके लिए रोज़गार का इम्पोर्टेंट साधन था। माइग्रेशन क्या होता है, देखो जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, किस लिए, काम के लिए, अच्छे जीवन के लिए, है ना, लोग इंडिया से दूसरे देशों में माइग्रेट करते हैं, या रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, इस तरह। कॉलोनियलिज्म लीड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इंडिया में लोग मूव करते रहे, जैसे फॉर इंस्टेंस पीपल प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम फॉर द टी प्लांटेशन वर्क के लिए, आज के वक्त की अगर हम बात करें तो ये है। और इवन बहुत सारे लोग दूसरे देशों में भी जाते हैं काम करने, ताकि अपनी रोजी रोटी चला सके, एक बेहतर जीवन को जी सकें। ग्रोथ ऑफ नेशनैलिटी एंड एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, अब देखो जब इतना ज़्यादा जुल्म किया जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो राष्ट्र प्रेम की भावना या लोगों को समझ में तो आने ही लगेंगी ना चीज़ें कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाना है। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन टू क्रिएट इंडियंस
who would manage British colonialism, which lead to the growth of nationalist and anti-colonial consciousness. तो देखो अंग्रेज़ क्या थे, वो ये चाहते थे कि उन्होंने मेनली वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि इन लोगों को हम अपने ऑफिसेज में काम करा सकें और ये हमारे कॉलोनियलिज्म को आगे बढ़ाएं। पर हुआ क्या, नेशनलिस्ट की भावना जागी और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर और बढ़ी, क्योंकि देखो अब लोगों को लिए आसान था उन लोगों से कम्युनिकेट करना भी जिन्हें कॉमन लैंग्वेज नहीं आती थी। पीपल गोट यूनाइटेड टू नो द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम विच बेनिफिटेड ब्रिटिशर्स ओनली। तो लोगों ने धीरे धीरे इसके बारे में जानना शुरू किया कि ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ये सब चीज़ें क्या हैं और डिफरेंसेस करना शुरू किया जो पहले सिर्फ किसको फ़ायदा पहुँचाते थे, ब्रिटिशर्स को। पीपल बिकम अवेयर अबाउट द आयरनी, गॉट इंस्पायर्ड एंड यूज्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, फॉट फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। और लोग इतने अवेयर हो गए थे, उन्हें समझ आ गया था कि अपने हक के लिए कैसे आवाज़ उठाने, इन अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे हमें लड़ना है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, मतलब जब नई नई सिटीज़ डेवलप की जाए, लोग रूरल एरियाज से कहाँ शिफ्ट हो, अर्बन एरियाज़ की तरफ। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जिसमें मैनुअल वर्क से, मैनुअल मेथड ऑफ प्रोडक्शन से किस पे शिफ्ट किया जाता है, कैपिटलिस्ट चीज़ों के ऊपर या इंडस्ट्रियलाइज्ड चीज़ों के ऊपर। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन, मीन टू से कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को छोड़ के प्रोडक्शन की मॉडर्न मेथड्स को अपनाना, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने लगा, जिससे चीज़ें और आसान हुई, जिससे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस देश के अंदर बहुत आए। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरली एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होती है देश इसमें। और आज़ादी के बाद से अगर आप लगातार देखोगे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर बढ़ा है और एग्रीकल्चर सेक्टर ने ड्रास्टिक ग्रोथ मतलब कि वो रिकॉर्ड किया है सिर्फ 1 से 3% के बीच। और लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के जीडीपी में घटा है और इवन पॉपुलेशन डिपेंडेंसी भी घट रही है, क्योंकि बिकॉज नो वन वांट कि दैट कि उसका चाइल्ड किसान बने, लाइक दैट, है ना। जनरली इंडिविजुअल मैनुअल लेबर इज़ ऑफन रिप्लेस्ड, और जनरली लोगों ने मैनुअल लेबर को किससे रिप्लेस किया, मशीन से, क्योंकि उससे मैकेनाइज चीज़ों से मास प्रोडक्शन हो सकता है बहुत बड़े स्केल का, ठीक है ना। जैसे पहले आपने देखा होगा बनारसी साड़ियाँ बनती थी या लकड़ी के खिलौने, उनमें टाइम लगता था, वो हाथ से बनते थे। तो अब मशीनों से प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। De-industrialization, the process of social and economic changes which is due to the reduction in the individual capacity or the activities of a country's manufacturing and heavy industries। पर उन्हें ये बात भी समझ में आ रही थी कि भाई अगर इस देश में इंडस्ट्रीज लग गई तो इन देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, और उन्हें डेवलपमेंट नहीं करना था, क्योंकि डेवलपमेंट अपने साथ मॉडर्न थिंकिंग और मॉडर्न एटीट्यूड को भी लाता है। तो इसलिए उनकी मेन प्रायोरिटी थी कि इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म करें और इनकी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ाएं, ताकि ये और ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप हम लोगों के लिए उगाएं। द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंडस्ट्री इन एन एरिया और अ कंट्री, धीरे धीरे जिस देश में इंडस्ट्रीज़ का नंबर कम होने लगे, इट इज़ द अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये अपोजिट होता है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्री लगती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ख़त्म होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर आर इंडिकेटर ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। इन इंडिया ड्यू टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन द एंसेस्ट्रल क्राफ्ट ऑफ पेपर, मशीन, आइवरी, लेदर, ग्लास, ये सब काम हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बंद होने लगा। अच्छा, ये फिर चला भी थोड़ा बहुत 1947 से 90 तक, पर जब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके अंदर लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कारवा कमेटी भी बनाई गई थी 1955 में, ताकि इसका मतलब कि डेवलपमेंट करा जा सके। दिस पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के सामने सर्वाइव नहीं कर सकती अनटिल उसको प्रोटेक्ट ना किया जाएगा। दिस वाज द रीज़न ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। तो जो भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, और आज भी आप देख लो, हम अपने देश के अंदर लगभग सारा माल चाइना का ही नहीं यूज़ करते। इस 6 लाख करोड़ के आसपास का इम्पोर्ट है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है, वो अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके भेजता है। टी प्लांटेशन,
अनडेमोक्रेटिक मेजर्स वर यूज टू गेट वर्क डन बाय द वर्कर फॉर बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो अनैतिक तरीके अपनाए गए जिससे क्या हो सकता था, ब्रिटिश प्लांटर्स को फ़ायदा पहुँचे, चाय ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जो प्लांटर्स थे वो लेविश लाइफ स्टाइल जीते थे, बल्कि जो खेती कर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलता था। द वर्कर वर्कड अंडर द अनजस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफेवरेबल कंडीशन। जो वर्कर्स थे उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे और वर्किंग कंडीशंस भी बहुत बुरी थी। और इसी का परिणाम है, आज भी देख लो आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी जगह क्या होता है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस को जनरली नहीं फॉलो किया जाता, वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत पुअर है। द प्लांटर्स एंड हिज फैमिली लिव्ड इन ह्यूज बंगलो सराउंडेड बाय एन आर्मी ऑफ लेवरीड सर्वेंट। तो देखो प्लांटर्स जो होते थे, जो अंग्रेज़ों के प्लांटर्स थे, वो बड़े बड़े बंगलों में रहते थे और उनके आसपास, घर के आसपास छोटे छोटे घर किन के होते थे, उनके नौकरों के। द वर्कर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस एंड मैनी वर इन्फेक्टेड विद स्ट्रेंज फीवर्स। और वर्कर्स को दूर इलाकों से लाया जाता था ताकि वो भाग ना सकें, और अगर मर भी गए या कुछ हो भी गया तो कोई कुछ कहने वाला ना हो। इतने चालाक थे वो लोग, क्योंकि लोकल वर्कर होते तो फिर इनका विद्रोह होता ना, इसलिए दूसरे जगहों से या दूसरे देश से लाते थे। जैसे इंडिया से ले जाते थे श्रीलंका प्लांटर्स के, मतलब उस तौर पे कि ये अपना चाय को उगाने के लिए। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हैवी मशीन इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ लगी, जैसे अगर हम बात करें 1907 में लगी थी, है ना, टाटा एंड स्टील वाली। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बढ़ा धीरे धीरे, पर पब्लिक सेक्टर भी धीरे धीरे फिर घटना भी शुरू हुआ 1990 के बाद। जब 1991 में गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई तो उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन लाई गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, है ना, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया टू द प्राइवेट सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर, गवर्नमेंट इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे डेवलप किया, और आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर हमारे देश के अंदर है, जैसे अमूल कोऑपरेटिव, और ये अच्छा भी है कोऑपरेटिव सेक्टर एक देश के लिए। अ नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी, जे एल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, एंड के टी शाह जो थे वो इसके जनरल एडिटर थे, और इनका मेन फोकस किस पे था। अच्छा, फिर इसमें ना 1950s में आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, फिर प्लानिंग कमीशन को जिम्मेदारी दी गई 5 ईयर प्लान्स बनाने की। तो बहुत सारी चीज़ें हुई देश के अंदर आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सके। बस आज़ादी से पहले जो पॉलिसीज़ थी वो अंग्रेज़ों को बेनिफिट पहुँचाती थी, और आज़ादी के बाद की पॉलिसीज़ इंडियंस के बेनिफिट्स के लिए थी। एग्रीकल्चर एंड अदर सोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये हुआ। एक्सचेंज एंड फाइनेंस को इम्प्रूव किया गया। पब्लिक यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया। एजुकेशन जनरल एंड टेक्निकल। वुमेन रोल, प्लांट इकोनॉमी में महिला का रोल बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो जिस दिन देश आज़ाद हुआ था ना, उस दिन हमारे देश की 93% वुमेन्स इलिटरेट थी, और देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 16% था। 84% लोग देश के अंदर इलिटरेट थे। देखो कमाल की बात हो, 7% वुमेन्स लिटरेट थी बस। प्लानिंग कमीशन बना गया, इसका नाम बाद में नीति आयोग भी किया गया। इसको 5 ईयर प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, और टोटल 12 5 ईयर प्लान चले। 1951 से 56 पहला 5 ईयर प्लान है, और 2012 से 17 आखिरी 5 ईयर प्लान है, याद रखना। अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। MSA राव आइडेंटिफाइड द इम्पैक्ट ऑफ अर्बन ऑन मैनी इंडियन विलेज। देखो जब शहरीकरण होता है तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन पे तो पड़ता ही है, और रूरल एरियाज़ पे भी पड़ता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जब भी होता है या अर्बन सिटीज़ डेवलप होती हैं तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है, और उससे सबका जीवन ओवरऑल क्या होता है, बेहतर होता है। विलेजेस वर साइजेबल पॉपुलेशंस आर एम्प्लॉयड इन फार ऑफ सिटीज़ और एन ओवरसीज टाउन्स, मेंबर्स ऑफ फैमिलीज आर लेफ्ट बिहाइंड। जनरली लोग क्या होते हैं कि मतलब जब शहरों में तो आपको पता है, देखो सब तो एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि घर इतने बड़े नहीं होते, है ना। तो जनरली लोग जॉब्स के लिए शहरों में जाते हैं, और वहाँ पे फैमिली साइज़ क्या होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि वो परिवार को अपने जहाँ से वो ओरिजिन करते हैं वहीं छोड़ के जाते हैं। विलेजेस सिचुएटेड नियर इंडस्ट्रियल टाउन लाइक भिलाई, बोकारो, झारखंड, ये सब बहुत डेवलप हुए। विलेजेस सराउंडेड एवर एक्सपेंडिंग मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, इनके सबके पास के गांव भी धीरे धीरे बड़े होते गए। डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेस्टर्न पैटर्न में क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं सर्विस सेक्टर में,
पर इंडियन इसमें स्ट्रक्चर में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इन वेस्टर्न पैटर्न एम्प्लॉयमेंट परमानेंट होता है, रेगुलर सैलरीज मिलती है, पर इंडिया पैटर्न में ऐसा नहीं होता। जनरली कुछ कोई रेगुलर सैलरी, अगर मैं आपको एक बात डाटा बताऊं, हमारे देश में ना 44 करोड़ 30 लाख वर्क फोर्स है। उसमें से अगर हम बात करें 60 लाख की महिलाएं सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में है, और टोटल अगर हम बात करें जो लोग हैं फॉर्मल सेक्टर में वो 3 करोड़ 60 लाख है, बाकी सब इनफॉर्मल में 44 करोड़ के आसपास। तो खुद सोचो आप, और वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर होती है इनफॉर्मल में, ना वेजेस टाइम पे मिलती, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स अलग हैं। ठीक है, तो कुल मिला के चैप्टर आपको ये समझाना चाह रहा था कि अंग्रेज़ों के आने से हमारे देश की सोसाइटी पे स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है। हमारी एग्रीकल्चर पैटर्न बदला, हमारा इंडस्ट्रियल पैटर्न बदला, हमारा वे ऑफ लिविंग बदला, हमारा वे ऑफ प्रोडक्शन बदला, वे ऑफ बिलीफ भी बदले उन्होंने हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, और अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।